Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. We are starting our last lecture of hyperbola और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अपन कंटिन्यू कर रहे थे. ठीक है, तो सबसे पहले रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद उसकी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए और प्रॉपर्टी कह लीजिए, दोनों ही उसे कह सकते हो आप, उससे देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला सवाल यही है आपके पास कि P आपका एक पॉइंट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे. Then prove that S1P, CP, S2P. S1 और S2 आपके ऑफ कोर्स क्या है, फोकाई है. P वो रैंडम पॉइंट था और C आपका सेंटर है. कहा जा रहा है ये जो डिस्टेंसेज हैं S1P, CP और S2P, ये तीनों आपकी GP में है और ऑफ कोर्स C मैंने बता ही दिया सेंटर था. ठीक है, तो ट्राई कीजिए इसको प्रूव करने का कि ये तीनों डिस्टेंसेज निकालिए और उन्हें दिखाइए कि वो GP में है. ठीक है, तो बहुत आसान सा सोल्यूशन हो जाएगा इसका, है ना. सेंटर आपका 0,0, फोकाई वगैरह की बात की गई है, फोकल डिस्टेंसेस ही हैं S1P और S2P, है ना, फोकस से पॉइंट की डिस्टेंसेस. तो हमने क्या कहा था कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर वाला फॉर्मेट हमारा ज्यादा सही रहेगा यूज करना. ठीक है, ये वाला फॉर्मेट ज्यादा सही रहेगा यूज करना क्योंकि हमें फोकस डायरेक्ट्रिक्स से रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करना है. तो जैसा कि हमें पता होता है कि किसी भी हाइपरबोला के लिए जो फोकल डिस्टेंसेस होती हैं, है ना, S1P कह लीजिए, S2P कह लीजिए, तो ये चीज क्या आती है आपकी, ये आता है मॉड ऑफ EXP प्लस ए और S2P एक मान लीजिए आपका आ गया मॉड ऑफ EXP माइनस ए. ऐसा ही रहता है ना. अब अगर हम देखें, मैंने कहा था फोकल डिस्टेंसेस आपको याद रखनी है ना. अब आप देखिए कि इसेंट्रिसिटी तो पता है, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी कितनी होती है, √2. तो दिस इज बेसिकली √2 XP प्लस ए, है ना, और ये है आपका √2 XP माइनस ए. ठीक है, तो अब S1P इंटू S2P इज इक्वल टू CP स्क्वायर, यही चीज है ना, GP दिखाने का मतलब S1P इंटू S2P इज इक्वल टू CP स्क्वायर. तो अगर हम प्रोडक्ट कर लेते हैं S1P और S2P का, तो ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट विच विल गिव यू 2XP स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना. CP सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस. तो अगर हम सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालें, अच्छा इसको भी मैं लिख ही देता हूं, XP को मैं लिख लेता हूं. अब कौन सा सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर वाला इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं, ये चीज क्लियर है. तो आपका XP YP कैसा होगा, a सेक थीटा a tan थीटा, यही रहा होगा ना आपका पॉइंट. ठीक है, तो मैंने यहां पे रख दिया 2XP की जगह पे a सेक थीटा, तो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, है कि नहीं. तो आपके पास a स्क्वायर आ गया, बाकी बचा आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव ही होगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया डायरेक्टली, है ना. तो S1P इंटू S2P आपने निकाल लिया. अब से CP की बात कर लेते हैं. CP का मतलब क्या है, 0, 0 से इस पॉइंट की डिस्टेंस, यही है ना. तो CP का मतलब हुआ 0,0 और इस पॉइंट की डिस्टेंस 0, 0 और इधर a सेक थीटा a tan थीटा, है कि नहीं. तो अगर हम इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं तो दिस विल गिव यू अंडर रूट ओवर a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, है ना. tan स्क्वायर को भी सेक स्क्वायर माइनस 1 लिख दो, तो क्या आ गया, a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर और सेक स्क्वायर और यहां से सेक स्क्वायर माइनस 1, मतलब ये भी बन गया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1. ठीक है, अगर हम CP का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और यही आपका एक्सप्रेशन दिखाना था कि S1P इंटू S2P इज इक्वल टू CP का स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरीके से दोनों अपने GP, मतलब ये तीनों टर्म्स हमारे GP में प्रूव हो गए, है ना. अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको पहले तो उसको क्वेश्चन के तरीके से सॉल्व करना है और उसके बाद उसको प्रॉपर्टी के तरीके से रट भी जाना है. ठीक है, तो ये रहा आपका वो इंपॉर्टेंट सवाल. क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला XY इज इक्वल टू C स्क्वायर और एक सर्कल है. ठीक है, कोई भी सर्कल हो सकता है, ये दोनों 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, अगर ये 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें दिखाना है कि इन पैरामीट्रिक पॉइंट्स T1 T2 T3 T4 का प्रोडक्ट 1 होगा. सबसे पहली चीज तो यही है. तो आप ट्राई करो इसको पहले खुद से सॉल्व करने का, है ना. सोचो कैसे सॉल्व करेंगे. तो अगर मैं ऐसे सोच सकते हो कि एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात कर रहा हूं ना,
तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर मैंने ले लिया। और सर्कल में कौन सा लूं? अगर मैं सर्कल लेता हूं मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना, तो ऐसे केस में क्या होगा, बड़ा स्पेसिफिक हो गया ना कि भाई हम चाहते हैं कि जो इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेंटर है वही सेंटर हमारे सर्कल का भी हो, तो बड़ा स्पेसिफिक हो गया क्योंकि दोनों का सेंटर 0 0 है। तो मतलब बहुत स्पेसिफिक केस आ जाएगा, वो जनरलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जनरलाइज करने के लिए हमने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो चलिए हमने अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग ले लिया। सर्कल में तो हम जनरल इक्वेशन जो है सर्कल की उसमें भी काफी कंफर्टेबल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, इसमें भी काफी कंफर्टेबल है। तो हम यूज करेंगे एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन और उसके साथ लगाएंगे हम अपना क्या कहते हैं सर्कल की जनरल इक्वेशन। तो आप देखिए कि अगर हमारे पास ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने ऐसा ले लिया एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं। और मैंने कहा कि इसको एक सर्कल ने कट किया, ठीक है, तो सर्कल कहीं भी सेंटर हो सकता है। ठीक है, हमने कहा कि इस सर्कल की इक्वेशन हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c है। तो मान लो कि ये पॉइंट्स t1 था, ये t2 था, ये सपोज ये पैरामीट्रिक पॉइंट t3 था और ये t4 था। ठीक है, अगेन व्हेन आई से t1 दैट मींस c t1 कॉमा c by t1, है ना। तो सर्कल एक उठाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, और एक उठाओ एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सॉरी ये c नहीं ले सकते क्योंकि c ऑलरेडी यहाँ यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको p ले लेता हूं, है ना। ठीक है, अब देखो क्या करना है, हमें दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में सोचना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए हमने ऐसे कहा कि भाई एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर पे पॉइंट्स लाई करेंगे ना सी टी कॉमा सी बाई टी, ठीक है ना। तो सी टी कॉमा सी बाई टी शुड सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है कि नहीं है। ये आपका पॉइंट जो है वो इलिप्स सॉरी सर्कल पे लाई करना चाहिए। दैट मीन्स कि दिस पॉइंट शुड आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। दैट मीन्स कि सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर प्लस 2gct प्लस 2fc बाई टी प्लस p इज इक्वल टू 0 होगा, है। तो अपन यहां से देख सकते हैं कि अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास 4 डिग्री में t के एक इक्वेशन बन जा रही है। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस 2gct क्यूब प्लस 2fct, है ना, प्लस pt स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि आपको क्या दिया, अगर थोड़ा सा सही तरीके से लिख लिया जाए, 2gct क्यूब, है ना, प्लस pt स्क्वायर प्लस 2fct और प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहीं से चारों रूट्स आएंगे t1 t2 t3 t4, है ना। ये आपके 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के करेस्पॉन्डिंग पैरामीट्रिक पॉइंट्स हो गए। ओके, जरूरी नहीं है कि 4 हमेशा हो, लेकिन अगर 4 होंगे उसी सिचुएशन की बात की गई है। ठीक है, 4 रियल रूट्स हमेशा आए ऐसा जरूरी तो नहीं है, तो जब होंगे तब की बात की जा रही है। अब अगर यहां से देखें हम तो आपको दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा गया है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए आंसर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ pi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये जो चारों पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं आपको पता रहना चाहिए, t1 t2 t3 और t4 इनका प्रोडक्ट हमेशा कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो क्वेश्चन आपको इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड डायरेक्टली पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि भाई ये 3 पॉइंट्स मैं बता देता हूं, चौथा पॉइंट बताओ। तो 3 पॉइंट्स का करस्पॉन्डिंग आप t1 t2 और t3 निकाल लो, है ना। आपको 4 पॉइंट्स थे टोटल, लेकिन उनमें से 3 पॉइंट्स दे दिए गए। तो अगर आप t1 t2 t3 निकाल सकते हो, तो ये तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए, सी टी कॉमा सी बाई टी से कंपेयर किया हमने, t1 निकाल लिया, t2 निकाल लिया, t3 निकाल लिया। तो इस रिजल्ट को यूज करते हुए हम t4 निकाल लेंगे क्या, तो t4 निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि t1 t2 t3 t4 का प्रोडक्ट कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इस थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आपकी ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल करके सबसे पहले आ गई, और यही हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इतनी बात। तो इस रिजल्ट को आप याद रखिए। आगे के रिजल्ट्स, आगे के जो एक्सप्रेशंस हैं या फिर प्रूफ करने हैं, उनमें भी इस जो हमने इक्वेशन बनाई इनका यूज आने वाला है। ट्राई करिए आप उनको भी एक बार खुद से। सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट ऑलरेडी डिस्कस मैंने कर ही दिया साथ में ही,
ठीक है। बट देख लेते हैं, अगर एबीसी 3 पॉइंट से वो सर्कल पास करता है तो हमें चौथा पॉइंट निकालना था, उसी की बात हम अभी कर रहे थे। तो अगर ए के बारे में पता करना है तो दैट इज T1, बी क्या है T2 है, सी क्या है T3 ये दे दिया गया है ना एक तरीके से। तो अपन देखें सेकंड पार्ट के लिए, तो सेकंड पार्ट के लिए मैं यहीं पे शो कर देता हूं कि भाई T1, T2, T3 और T4 का प्रोडक्ट 1 के बराबर है ना। तो T4 मेरा कितना हो गया भाई, डी की ही बात कर रहा है ना, तो T4 मेरा कितना हो गया 1/T1, T2, T3। तो यहां से मेरे पास आ गया T4 इज इक्वल टू 1/T1, T2, T3। ठीक है, तो पॉइंट क्या मिलेगा हमें, CT4, C/T4 विच इज इक्वल टू C/T1, T2, T3 और C इंटू T1, T2, T3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सा सवाल था। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी आप एक बार को देखिए क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू ABC। ठीक है, पासिंग थ्रू ABC की ही बात है ना, डी नहीं यूज कर रहे अभी। तो इसका मतलब क्या हुआ इस बात का, पासिंग थ्रू ABC मतलब हम जो भी आंसर निकालेंगे वो T1, T2, T3 के टर्म्स में निकालेंगे, क्योंकि हमारे नोन टर्म्स क्या हैं, T1, T2 और T3 है। T4 अभी हमारा नोन नहीं है। हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है पासिंग थ्रू ABC। ठीक है, अब अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना है तो आपको एक चीज और समझ में आती है कि आपको T1, T2, T3 के ही टर्म्स में अगर पूरी इक्वेशन रखनी है तो इसका मतलब हुआ कि सर्कल का जो सेंटर है वो भी कैसा होना चाहिए, उसी के टर्म में ही होना चाहिए, है ना, T1, T2, T3 के टर्म में। तो कैसे निकाल सकते हो, तो यहां से हमने इसको यूज किया। हमने कहा भाई फिर से थ्योरी ऑफ इक्वेशन का हेल्प लिया थर्ड पार्ट के लिए। हमें दिखा यहाँ पे कि 2GC/T3, मतलब अगर मैं देखूं तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 मेरा क्या है, -2GC/C², तो -2G/C बोल सकता हूं, सम ऑफ रूट्स। ठीक है, G का बैकग्राउंड तैयार हो गया। फिर आगे देखो, यहां पे आपके पास F कैसे आएगा, तो 3 का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा तब आएगा ये, है ना। ये वाले टर्म थ्योरी ऑफ इक्वेशन में कब यूज होगी, जब हम 3 का प्रोडक्ट लेंगे, मतलब T1, T2, T3 का समेशन, है ना, इस तरीके के टर्म्स का समेशन। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, -2FC/C², तो -2F/C हो गया, है ना। तो G की वैल्यू एक तरीके से आ गई, F की वैल्यू एक तरीके से आ गई, है कि नहीं है। लेकिन अभी एक दिक्कत थी, अभी ये दिक्कत है कि आपको T4 को तो यूज ही नहीं करना है। तो जब आप T4 नहीं यूज करोगे, ठीक है, तो T4 को क्या लिखोगे, यही 1/T1, T2, T3। तो अपन यहां से देखें तो -2G की अगर मैं बात करूं, -2G इज इक्वल टू C इंटू T1 प्लस T2, है ना, ये लिखा T1 प्लस T2 प्लस T3, और T4 की जगह मैंने क्या लिख दिया 1/T1, T2, T3। वहीं पे अगर मैं -2F की बात करूं तो कितना आएगा, C इंटू समेशन ओवर T1, T2, T3, तो T1, T2, T3 प्लस T2, T3, T4 आ गया ना। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। T4 को क्या लिख देंगे हम फिर से, या फिर आप ऐसे लिख लो, चलो देख लेते हैं। T4 को क्या लिख दें, T4 लेकिन बार बार आएगा फिर, है कि नहीं है, आगे वाले में T4 आने वाला है, तो T4 को कॉमन ले लेते हैं, और उनके साथ क्या बचेगा, एक बार आएगा T1, T2, एक बार आएगा T2, T3, और एक बार आएगा T3, T1। ठीक है, तो ये तो हो गए, यही टर्म्स आएंगी टोटल। ठीक है क्या, ये आपका बन गया एक्सप्रेशन, है कि नहीं है। और T4 को मैं लिख देता हूं। अब T4 क्या था, 1/T1, T2, T3 था, तो दिस थिंग कैन बी अगेन प्लेस्ड एज, ये तो था आपका T1, T2, T3 प्लस ये आपका हो गया, समेशन नहीं लिखता हूं मैं, ऐसे ही लिख देता हूं, T1, T2 प्लस T2, T3 प्लस T3, T1 अपॉन T1, T2, T3। ठीक है, T4 को 1/T1, T2, T3 लिख लिया, तो ये -2F भी हो गया, मतलब सेंटर का आपके जुगाड़ आ चुका है ना। अब सेंटर अगर आ गया हमारे पास, तो सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए हमें और क्या दिक्कत थी, सर्कल में हमें
ये जो कांस्टेंट टर्म है उससे एक प्रॉब्लम थी और ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कांस्टेंट टर्म की। कांस्टेंट टर्म कैसे आएगा, यहां से पी को हटाना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g का जुगाड़ हो गया, 2f का जुगाड़ हो गया, और क्या चाहिए था, p चाहिए था। p के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, p के लिए आप देखो ये वाली चीज को यूज कर सकते हो। क्या है ये, पेयर वाइज प्रोडक्ट्स का सम, मतलब ये समेशन ओवर t1 t2 अगर मैं निकालने जाऊंगा तो आई विल गेट p अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका p भी आ गया कि p कितना है आपका, p इज इक्वल टू c स्क्वायर समेशन ओवर t1 t2। ठीक है, आप यहां भी t4 आएगा, t4 को लिख सकते हो 1 अपॉन t1 t2 t3, है ना। तो इस तरीके से हम इस सर्कल की भी इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑल तो बहुत लेंदी आएगा, ऑफ कोर्स रिजल्ट नहीं हमें याद रखना है, मेनली हमें वो पहला वाला पॉइंट याद रखना था और उसके करस्पॉन्डिंग ये सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, इसकी बात हमने कर ली। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखिए, ठीक है, थर्ड पार्ट आपको बात समझ में आ गई, आपको सेंटर का पता चल गया, आपको वो मतलब 2g 2f पता चल गए, और उसके अलावा p भी आपने t1 t2 t3 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, तो बस आपका काम डन। फोर्थ पार्ट में क्या है, सर्कल है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला 4 पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। प्रूव दैट मीन ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड मीन ऑफ सेंटर्स ऑफ हाइपरबोला एंड सर्कल विल बी सेम। ठीक है, क्या कह रहा है, मीन ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का मीन लिया जाए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का मीन मतलब क्या करेंगे, CT1 प्लस CT2, ठीक है, CT3 CT4 बाई 4, यही x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपका C समेशन ओवर 1 अपॉन P I और नीचे 4, यही आएगा ना, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मीन मतलब ये जो चारों पॉइंट्स थे अपने CT1 C बाई T1 CT2 C बाई T2, इन सब का एवरेज ऐसा ही कहा जा रहा है। तो अब देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 कौन बता रहा था, ये बता रहा था, रख दे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा C इंटू माइनस 2g बाई C, मतलब माइनस 2g हो गया बाई 4, दिस इज योर माइनस g बाई 2। और सिमिलरली 1 अपॉन T1 अगर आप एलसीएम ले लेते हो तो 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T3 प्लस 1 अपॉन T4 कैसे निकाल सकते हो, अगर आप देखो इस वाले रिजल्ट को अगर आप T1 T2 T3 T4 से डिवाइड कर दो तो क्या बनेगा, आप ऐसे उल्टा भी कर सकते हो कि 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2 प्लस 1 अपॉन T3 T4 दिया हुआ है, एलसीएम लिया, उसके बाद उसको सॉल्व कर लिया, तो ये भी आपका आ जाएगा माइनस f बाई 2, है ना। तो ये आपका सेंटर हो जाए, मतलब ये मीन आया आपका कि मीन इज इक्वल टू माइनस जी बाई 2 कॉमा माइनस एफ बाई 2। ठीक है, और एक और चीज से कंपेयर करना था, मीन ऑफ सेंटर्स ऑफ हाइपरबोला एंड सर्कल। तो अगर हम सेंटर्स का मीन देखें, सेंटर्स मीन है ना, सेंटर्स का अगर मीन देखें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का सेंटर हमने क्या लिया था, 0,0 है ना, और सर्कल का सेंटर क्या लिया था, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, तो ये आपका मीन हो गया माइनस जी बाई 2 कॉमा माइनस एफ बाई 2। ठीक है, तो एक तो हमें ये रिजल्ट पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको यूज करना हो सकता है, ये आपको याद रहना चाहिए, और ये फर्स्ट उसी का काउंटर, एक तरीके से काउंटर पार्ट ही है सेकंड वाला तो मतलब उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ये मेन चीजें आपको याद रखनी चाहिए, और ओवरऑल ये याद रखना चाहिए कि यहाँ पे सारे डिडक्शंस हमारे थ्योरी ऑफ इक्वेशन से आ रहे थे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कह लीजिए आपके लिए। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए कहा जा रहा है कि अगर उस पर कोई भी 3 पॉइंट्स लिए जाएं और उसका ऑर्थो सेंटर निकाला जाए तो ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो हाइपरबोला पे ही लाई करेगा। ठीक है, तो अपन इसमें भी एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर पे 3 पॉइंट्स मान लेते हैं, सी टी कॉमा सी बाई टी टाइप का, है ना। तो अपन ने मान लिया कि एक पॉइंट ए है सी टी वन कॉमा सी बाई टी वन, एक बी पॉइंट है आपका सी टी टू कॉमा सी बाई टी टू, और एक सी पॉइंट है आपका सी टी थ्री कॉमा सी बाई टी थ्री। ठीक है, अब इसके थ्रू जो आपका ऑर्थो सेंटर बनेगा उसके बारे में सोचना था सबसे पहले। ठीक है, तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर हम कैसे निकालते हैं, तो हम अल्टीट्यूड्स 2 खींचते हैं और दोनों अल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही हमारा पॉइंट हो जाएगा ऑर्थो सेंटर के लिए। तो अपन क्या करें, जैसे मान लीजिए यही आपका एबीसी ट्रायंगल था, है ना, एबीसी ट्रायंगल था सपोज। ठीक है,
ये पॉइंट T1, ये पॉइंट T2, ये पॉइंट T3, ठीक है। तो अगर मैं A से अल्टीट्यूड खींचना चाहता हूं तो मुझे बताओ सबसे पहले T2 T3 को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या होगा। इसका अगर मुझे स्लोप लिखना है तो कैसे लिखूंगा, सबसे मुझे BC की स्लोप चाहिए। BC की स्लोप क्या होगी, तो BC क्या है, आपके हाइपरबोला के पॉइंट्स है T2 और T3, और मैंने बताया था कि इनको ज्वाइन करने वाली कॉर्ड जो होती है उसका स्लोप कितना होता है, -1/T2T3 होगा। तो इसका स्लोप हो गया आपका -1/T2T3। तो इस, ठीक है, -1/T2T3 ये स्लोप है आपका इस लाइन का BC का। तो इसका क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर है, T2T3 होगा। तो इसका मतलब अगर मैं AD की इक्वेशन लिखना चाहूं तो AD की इक्वेशन आपके पास क्या निकल करके आएगी, y - c/T1 इज इक्वल टू T2T3 इंटू x - c/T1, ठीक है। और इसी तरीके से आप B से जाने वाली जो लाइन है, B से अल्टीट्यूड मान लीजिए सपोज BE जाता है, B लाइन की इक्वेशन लिखना चाहें तो वो क्या है, y - c/T2 इज इक्वल टू, इसके परपेंडिकुलर है तो यहाँ T1 T3 आ जाएगा और x - c/T2, ओके। इन दोनों का हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखना है, ठीक है बात। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप, देखिए सीधा सीधा हम डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस ले लिया अगर हमने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ध्यान में, ठीक है, x नहीं है। तो y कट गया, यहां से बचा आपका -c/T1 प्लस c/T2 इज इक्वल टू, ठीक, यहां से x के साथ में आपकी टर्म आ गई T2T3 माइनस T3T1, ठीक है, -c/T1 T2T3 और यहां से -c/T1 T2T3 कट गए, 0 के बराबर आ गया। तो अब यहां से अगर हम x निकालना चाहें तो ये क्या हो गया, -c कॉमन ले लें या फिर रहने ही देते हैं ना, c/T2 माइनस c/T1, तो कितना आ जाएगा ये, ठीक है, c/T1 माइनस T2 अपॉन T1T2 इज इक्वल टू x, है ना, और यहां से आ जाएगा आपका T2T3 माइनस T3T1। तो आप देख सकते हो कि यहां से T3 को कॉमन निकालूं मैं तो T2 माइनस T1 होगा, तो यहां से -c T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 कट गया, T3 बचा हुआ है उसको नीचे भेज दिया, सो आई विल गेट T1 T2 T3 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट आपका कितना आ रहा है, -c T1 T2 T3 आ रहा है। अब आप चाहो किसी एक में रख के देख लो, आपका जो y आएगा, ठीक है, y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा आपका -c T1 T2 T3, ओके। तो अगर यहां से आपका x आ गया, x को आपने रखा, y आ गया, तो आपके पास जो पॉइंट मतलब ऑर्थो सेंटर आया, ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अगर लिखें, ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -c/T1 T2 T3 c -c T1 T2 T3, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और ये आपको पता चल रहा है कि ये कहां पे लाई करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे, क्योंकि x इंटू वाई क्या था, ऑब्वियसली इसका c² के बराबर था। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपने प्रूफ कर लिया, अब इसको याद रख लीजिए, ठीक है। याद क्या रखना है आपको, एक तो ये याद रखना है कि ये लाई करता है, ठीक है, ऑर्थो सेंटर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे ही लाई करता है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कोऑर्डिनेट याद रखना, क्योंकि इससे आपके सवाल डायरेक्टली पूछे जाएंगे। कैसे सवाल पूछे जाएंगे मैं बताता हूं आपको। आपको कह दिया जाए, अब दो कंसेप्ट में मिक्स करूंगा यहां पे, जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था और जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, दोनों, ठीक है, एक साथ में। आपसे कहा जाए कि हमने एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लिया, ठीक है, और एक लिया हमने सर्कल, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला x इक्वल टू c² और सर्कल कोई भी ले लिया, बात समझ में आ रही है, ठीक है, और दोनों ने कट किया 4 पॉइंट्स पे, ठीक है, 4 पॉइंट्स पे कट किया, लेकिन हमें 3 ही पॉइंट्स दिए गए, ठीक है बात, हमें या फिर चारों पॉइंट्स दे दिए गए हमें, है ना, या 3 ही दिए जाए, 4 की जरूरत ही नहीं है, चौथा तो आप निकाल सकते हो जब आपने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली, ठीक है। तो T1 T2 T3 आपको 3 पॉइंट्स दिए गए और आपसे पूछा जाएगा कि ये जो T1 T2 T3 को बनाने से जो ट्रायंगल बनेगा उसका ऑर्थो सेंटर क्या है। बात समझ में आ रही है, दोनों कंसेप्ट हम मिक्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए
कि ऑर्थो सेंटर कहां पे लाई करता है आपका माइनस सी T1 T2 T3 माइनस सी T1 T2 माइनस सी अपॉन T1 T2 T3 और माइनस सी T1 T2 T3। ठीक है, और इसी को अगर हम देखें यहां के इस एक्सप्रेशन के टर्म्स में, तो अगर एक तो आपने T1 T2 T3 निकाल लिया, T1 T2 T3 निकाल करके आपने सीधा इसमें रख दिया, ये है। अगर आपको फोर्थ वाले पॉइंट को भी निकालने के बारे में कहा जाए, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं क्या कि T4 तो खुद ही क्या होता था 1 अपॉन T1 T2 T3 होता था। तो वहां से अगर देखें तो आपका ऑर्थो सेंटर इस केस में लिखने का एक और तरीका है। ऑर्थो सेंटर क्या बन जाएगा आपका माइनस सी 1 अपॉन T1 T2 T3 को क्या बोलते थे T4 बोलते थे, तो माइनस सी T4 कॉमा माइनस सी बाई T4। ये रिजल्ट रटा होना चाहिए, पक्का सवाल इससे आपसे कभी ना कभी टेस्ट वगैरह में पूछा ही जाएगा। ठीक है, ऑर्थो सेंटर आपका क्या होगा, और ये सर्कल वाली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी और ये वाली प्रॉपर्टी दोनों को मिक्स करके आपसे पक्का डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप उलझ गए तो बहुत समय लगेगा, और नहीं उलझे तो मुश्किल से आपका 30 सेकंड से भी कम का, 30 सेकंड्स का ही कह लीजिए, उससे कम तो क्या उतना ही टाइम का सवाल है बस। ठीक है, तो पक्का इससे आपको कहीं ना कहीं इनकाउंटर करना ही पड़ेगा, इसलिए इसको रट डालिए। ठीक है, कि दोनों को मिक्स करके इस बात को समझने की कोशिश करिए कि दोनों कंसेप्ट्स को, लास्ट वाली प्रॉपर्टी T1 T2 T3 T4 इज इक्वल टू 1 और ऑर्थो सेंटर ये आता है, इन दोनों को मिक्स करके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अपन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारा यहाँ पे एंड हुआ है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्वियसली आप करोगे ही। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं फिर से हाइपरबोला की ओर। हाइपरबोला की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्वेश्चंस कह लीजिए उन्हें, प्रॉपर्टीज कह लीजिए, रटना भी है और करना भी है। ठीक है, दोनों चीजें आपको वहां पे आप साइमल्टेनियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक, खैर ये एक अलग सा पॉइंट, चांसेस कम है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए हाइपरबोला के लिए। ठीक है, कि हाइपरबोला में किस पॉइंट से हम टेंजेंट्स खींचें तो कौन सी ब्रांचेस पे जाएगा, इसको बस आपको एक बार को देख लेना है, विजुअलाइज कर लेना है। इसके अलावा इसमें बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, तो बस मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट कवर करूंगा। ठीक है, क्या है कि अगर मान लीजिए आपका एक हाइपरबोला आपने बनाया, कुछ एसिम्पटोट्स भी बनाई देता हूँ पहले, ये रही आपकी एसिम्पटोट्स, और ये रहा आपका हाइपरबोला। ठीक है, ये आपका हाइपरबोला। तो अपन क्या कहेंगे कि देखिए सबसे पहले तो कहां से कितने टेंजेंट्स खींचे जा सकते हैं, तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। तो आपको पता है कि भाई सेंटर से कोई भी टेंजेंट नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि सेंटर से टेंजेंसी की जो सिचुएशन आएगी वो एसिम्पटोट्स आएंगी, और वो एक्चुअली कोई भी टेंजेंट नहीं है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इस बात को भी, नो टेंजेंट फ्रॉम सेंटर, सेंटर से कोई भी टेंजेंट नहीं जाती है। ठीक है, अंदर से तो कोई टेंजेंट जाएगी नहीं। ठीक है, अंदर के जो पॉइंट्स हैं, इधर अंदर के जो पॉइंट्स हैं, बात समझ में आती है ना, अंदर वाली बात क्या होती है, ये। ठीक है, बाहर वाला पोर्शन ये सब। ठीक है, तो अंदर वाले पॉइंट से तो वैसे भी टेंजेंट नहीं खींची जा सकती है। ठीक है, ऑन द कर्व रहेगा तो ऑब्वियसली एक टेंजेंट खींची जाएगी। ठीक है, ऑन द कर्व रहेगा तो यूनिक टेंजेंट खींची जाएगी। फिर हम कहें कि बाहर वाले जो पॉइंट्स हैं, तो बाहर वाले पॉइंट्स में देखो क्या होता है, अब समझो बात मैं करता हूं, ये सेंटर की बात कर ली, एसिम्पटोट्स की बात कर लेता हूं। एसिम्पटोट पे अगर कोई भी पॉइंट ले लेते हो, ठीक है, सपोज ये वाला पॉइंट ले लिया तुमने, तो एसिम्पटोट से जो टेंजेंट खींची जाएगी वो हमेशा इसी ब्रांच के लिए आएगी, सिर्फ एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। एसिम्पटोट का कोई भी पॉइंट ले लिया अगर हमने, और उससे हमने टेंजेंट खींचने की कोशिश करी, तो उसी साइड, मतलब वो जिस ब्रांच के क्लोज है उस ब्रांच पे ही, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहां से हम इस ब्रांच पे टेंजेंट खींच दें, नहीं पॉसिबल होगा। जिस ब्रांच एसिम्पटोट के आसपास जो हाइपरबोला की ब्रांच है, उसी ब्रांच पे जाकर के आपका टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लो कि अगर हमने ये पॉइंट 1 बोल देता हूं, ठीक है, तो P1 से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो P1 से, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं ब्रांच 1 और इसको बोल देता हूं ब्रांच 2। ठीक है, तो P1 से अगर हम टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट, ठीक है, P1 के रिस्पेक्ट में देखें तो एक टेंजेंट आएगी, और वो भी किस पे आएगी, B1 पे आएगी। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए, मान लीजिए ये P2, ठीक है, P2 पॉइंट लें तो वो भी एसिम्पटोट का पॉइंट है, वहां से भी एक ही टेंजेंट खींची जाएगी, और वो किस पे होगी, आपकी ब्रांच 2 पे होगी। ठीक है, इसके क्लोज जो भी, मतलब जिस रीजन में
ब्रांच आ रही है आपकी, ठीक है। तो ये तो हो गए एसिम्प्टोट वाले पॉइंट। सेंटर से कोई टेंजेंट नहीं है ना। P1 और P2 जो एसिम्प्टोट के पॉइंट है वहां से एक टेंजेंट है, अंदर वाले पॉइंट से कोई भी टेंजेंट नहीं है। ऑफ कोर्स ऑन द कर्व अगर रहेगा तो एग्जैक्टली एक ही टेंजेंट आपको मिलेगी। अब बात करते हैं हम मेन अपने कि अगर मान लीजिए आपने कोई पॉइंट यहां पे ले लिया, ठीक है, यहां पे पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से आपके दो टेंजेंट खींचे जाएंगे, ठीक है। इस पॉइंट से आपके दो टेंजेंट खींचे जाएंगे। कैसे होंगे वो टेंजेंट? एक इस ब्रांच के लिए और दूसरा इस ब्रांच के लिए, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब अगर मैं P3 की बात करूं या फिर उसी के सिमेट्रिकली P4 की बात करूं तो आपकी दो टेंजेंट खींची जाएंगी और वो दोनों टेंजेंट्स दोनों ब्रांचेस के लिए होंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो P3 या फिर P4 की बात करें, P3 या फिर P4 की, तो वहां से टू टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, ठीक है, ठीक है। दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, एक होगी 1 on B1 एंड 1 on B2, दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, ठीक है, दोनों ब्रांचेस के लिए। एक और केस देख लेते हैं। अगर हमने पॉइंट लिया आपका यहां पे, इधर कहीं ले लिया, इस रीजन का कोई भी पॉइंट ले लो तुम, है ना, या फिर इस रीजन का कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। इनको मैं नाम बोल देता हूं, सपोज इसे P5 बोल देता हूं। P4 तक की बात हो गई थी, ये सपोज आपका P5 है ना। इसी तरीके से यहां पे पॉइंट बोल देता हूं मैं P6 है, मान लीजिए, ठीक है। तो P5 और P6 के लिए, जो कि एसिम्प्टोट और उसी ब्रांच के अंदर है, ठीक है, हाइपरबोला, जिस हाइपरबोला की बात कर रहे हैं वो जिन एसिम्प्टोट्स के बीच में है, ठीक है, उसी आसपास के रीजन की बात कर रहे हैं। अगर पॉइंट वहां का लिया हमने, जैसे P5 या P6, तो P5 P6 के केस में क्या होगा? P5 और P6, है ना, इस केस में क्या होगा? इस केस में भी आपकी दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, ठीक है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगी, लेकिन दोनों टेंजेंट जो हैं वो कैसी आएंगी? इसी ब्रांच पे आएंगी, ठीक है। ये वाले पॉइंट से इसी ब्रांच पे, ये वाले पॉइंट से इसी ब्रांच पे, मतलब जिस रीजन में है उसी ब्रांच पे वो टेंजेंट बनेगा, ठीक है। तो P5 के केस में, P5 यहां था, B1 पे आएगा, है ना, और P6 के केस में दो टेंजेंट बनेंगी और वो दोनों कहां होंगी? B2 पे, ठीक है। तो ये आप एक बार को बस ध्यान रख लो, इस चीज को याद रख लो, है ना। बहुत ज्यादा इसका यूज शायद ही कहीं कहीं पे मिलेगा, एक मैच द कॉलम है शायद, वहां पे इसकी जरूरत पड़ सकती है, बाकी और तो कुछ खास इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहने वाला है, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए, अगर आप हाइपरबोला में इतना सब कुछ पढ़ चुके हो तो बस इतना जानने में क्या बुराई है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो सारी हमने इलिप्स में पहले भी देख रखी हैं, ठीक है। अब उन्हीं को वापस से थोड़ा एक बार क्विकली रिवाइंड करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अपन शुरू करते हैं पहली प्रॉपर्टी। और आपको जैसा कि पता होता है, प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो किसी भी हाइपरबोला के लिए वैलिड होती हैं। मतलब इससे रिलेटेड आपको अगर रोटेटेड हाइपरबोला का भी सवाल दे दिया जाए, कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें रोटेटेड हाइपरबोला है लेकिन उसमें प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो दैट इज पॉसिबल, ठीक है। भले ही रोटेटेड हाइपरबोला नॉर्मली हम नहीं देखते हैं, बट ऐसा हो सकता है कि आपको अगर प्रॉपर्टी यूज करनी है तो उसमें किसी भी तरीके का हाइपरबोला हो, उसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो वही बात है कि ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है और ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज किसी भी तरीके के हाइपरबोला पे एप्लीकेबल है, ठीक है। पूरे सिस्टम को अगर आप कहीं शिफ्ट रोटेट कर दें तब भी ये सारी चीजें आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो वैलिड होंगी। ऑल्दो हम किसके लिए प्रूव करेंगे? हम तो अपने स्टैंडर्ड वाले हाइपरबोला के लिए प्रूव करेंगे और फिर कहेंगे कि ये चूंकि ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी थी, दैट मीन्स कि दिस होल सिस्टम कैन बी ट्रांसलेटेड और रोटेटेड इनटू एनीवेयर, ठीक है। और हर केस में ये सारी चीजें आपकी प्रूव होंगी, ठीक है। तो लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस ऑफ हाइपरबोला अपॉन एनी टेंजेंट, इसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करूंगा, थोड़ा सा क्विकली ही करूंगा क्योंकि आपने पहले भी इसको देख रखा है, ठीक है। तो आप देखो कि आपने लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर की बात की गई है फ्रॉम फोकाई ऑफ हाइपरबोला। तो मैं बात कर लेता हूँ इसकी। हाइपरबोला है ये, मान लीजिए आपका, और इसमें हमने एक कोई टेंजेंट खींच दी, ये खींच दी हमने टेंजेंट, ठीक। फोकस ये रहा, फोकस से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लीजिए ये आया n, और इस n का हमें लोकस निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास फोकस क्या था? AE, 0, और ये हमने मान लिया H, K, ठीक है। अच्छा, ये 0, 0 से नहीं पास कर रहा है, कहीं से भी कर सकता है, रैंडमली मिल गई है पॉइंट, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए कि ऐसा नहीं कह रहा मैं कि ये लाइन आपकी 0, 0 से पास करने वाली लाइन है,
ठीक है। तो अब आपको HK का लोकस निकालना था, ठीक है बात। तो HK का लोकस निकालने के लिए अपन क्या देख सकते हैं कि इस लाइन की स्लोप आपको पता है, HK के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखना शुरू करेंगे। तो इस लाइन की आपको स्लोप पता है, तो इसका मतलब आप इस लाइन की भी स्लोप पता है। इस लाइन की स्लोप पासिंग थ्रू H, K अपन लिख दें, ठीक है। तो अपन कैसे बोलेंगे कि अगर मैं इस सपोज ये पॉइंट था P जिस पे हम टेंजेंट खींच रहे थे, तो PN वाली लाइन का अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो पहले हमें स्लोप ऑफ PN पता होना चाहिए। ये रहा आपका फोकस। तो स्लोप ऑफ SN कितना है आपका, स्लोप ऑफ SN कह लीजिए, S1N कह लीजिए, कितना है K अपॉन H माइनस AE, ठीक है। ये इस लाइन का स्लोप है। तो परपेंडिकुलर का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ PN कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ PN परपेंडिकुलर होने की वजह से ये हो जाएगा आपका AE माइनस H अपॉन K होगा। तो AE माइनस H अपॉन K वाली स्लोप पासिंग थ्रू H, K, तो y माइनस K इज इक्वल टू AE माइनस H बाई K इंटू x माइनस H। तो यहाँ पे आपके पास आ गया KY माइनस K स्क्वायर इज इक्वल टू AEX माइनस AEH माइनस HX प्लस H स्क्वायर होगा, है ना। और यही तो आपकी टेंजेंट भी थी। तो टेंजेंट तो आप लिख सकते हो ना आसानी से कि PN इज टेंजेंट, ठीक है, PN इज टेंजेंट, और इसलिए x sec थीटा बाई a माइनस y tan थीटा बाई b इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप सीधा सीधा यहां से यूज कर लो, कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, है ना। तो कोफिशिएंट अगर आप कंपेयर करोगे, वैसे मैं कर तो दे रहा हूं पूरा ही, ठीक है, x इंटू ए माइनस एच, ठीक, माइनस के वाई, तो ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई, के वाई भी हमने यूज कर लिया। अब बचे मेरे पास क्या क्या, इज इक्वल टू, आपके पास बचेंगे, इन सबको इधर ले आया हूं ना मैं, तो मेरे पास बचेगा AEH माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, दिस विल गिव यू AEH माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख दो। यहाँ से कोफिशिएंट्स कंपेयर करने का मतलब क्या है कि सेक थीटा बाई ए यहाँ x का कोफिशिएंट है, और दूसरे वाले में कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स है ना, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। तो क्या आएगा, सेक थीटा बाई ए, और इधर से क्या आएगा ए माइनस एच, यहाँ से आपका माइनस टेन थीटा बाई बी, और यहाँ से क्या आएगा माइनस के, है ना, माइनस टेन थीटा बाई बी, और वहां पे माइनस के, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 1, ऊपर क्या आएगा AEH माइनस एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, यहाँ से आप सेक थीटा टेन थीटा निकाल लीजिए, ठीक है। एंड यू इफ यू गेट सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला काम करना पड़ेगा आपको सेक थीटा टेन थीटा निकालने के बाद, एंड इट विल गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या फिर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल पे ये n वाले जो पॉइंट्स हैं, है ना, कोई भी टेंजेंट लें, हमारे पास जो फीट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो कहां पे आएगा आपका फीट ऑफ परपेंडिकुलर आपका ऑक्सिलरी सर्कल पे लाई करेगा, जैसा कि इलिप्स में भी होता था, सेम वही चीज है। आप ऐसे भी चाहो कर सकते हो आसानी से, ठीक है। हो सकता है कई लोगों के लिए ज्यादा आसान पड़े। a, 0 से आपने भाई लाइन की इक्वेशन तो पता है, x sec थीटा बाई ए माइनस वाई टेन थीटा बाई बी। आपने क्या किया, यहां से सीधा, जैसा आप स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था ना फीट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला, तो अगर आपको ये लाइन पता है कि दिस लाइन इज x sec थीटा बाई ए माइनस वाई टेन थीटा बाई बी इज इक्वल टू 1, तो आप a, 0 से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। अगर आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया तो फिर h के पता चल गया, उसी को सीधा स्क्वायर करके देख लो कि h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए स्क्वायर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे असाइनमेंट्स में, ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप अप्लाई करने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक। फिर से मैं कह रहा हूं, किसी भी रोटेटेड हाइपरबोला के लिए ये कांसेप्ट यूज किया जा सकता है। तो सेकंड पार्ट अभी इसका बचा हुआ था। सेकंड पार्ट में देखिए प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स निकालना था, तो इसका जैसे इलिप्स में करते थे बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना है। स्लोप फॉर्म वाली टेंजेंट लिख लीजिए, है ना। स्लोप फॉर्म वाली टेंजेंट मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये टेंजेंट है। और इस पे आप दोनों से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स निकाल लीजिए। a, 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर m ae प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन नीचे देखिए अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ठीक। फिर इसी तरीके से p2 निकाल लीजिए, माइनस a, 0 से इसी लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दिस विल गिव यू माइनस m ae प्लस माइनस
ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका आप प्रोडक्ट कर लेना, P1 P2 यू विल गेट एज P स्क्वायर। ऑब्वियसली आपको यहाँ पे E का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं मतलब ऑलमोस्ट पूरा प्रोसेस ही कर दिया है मैंने, ठीक है। रिजल्ट को आपको याद रखना है, ऑल्दो सारी चीजें आपकी बिल्कुल वैसी ही हैं जो कि आपने इलिप्स में ऑलरेडी कर रखी हैं। नेक्स्ट देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि टेंजेंट और नॉर्मल से इंटरसेक्ट करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली एंगल। क्वेश्चन कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए, जो मर्जी, ठीक है। याद रखना है, इंटरसेक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बिटवीन फोकल रेडियाई ऑफ अ पॉइंट, hence if an ellipse and hyperbola are confocal then they intersect orthogonally। खैर सेकंड पार्ट पे बाद में आएंगे, फर्स्ट पार्ट में फोकस करते हैं, ठीक है। एलिप्स में भी आपने कुछ इस तरीके की चीज पढ़ रखी थी कि टेंजेंट और नॉर्मल जो होते हैं वो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स का काम करते हैं, ठीक है। सेम इसी तरीके से हाइपरबोला में भी, और इवन प्रूव करने का प्रोसेस भी वैसा ही रहने वाला है, ठीक है। पी पॉइंट था, पी पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींच दी, ठीक है, पी पॉइंट पे टेंजेंट खींच दी। यह आपका रहा S1P फोकल रेडियाई और दूसरा फोकल रेडियाई S2P। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो टेंजेंट होगी वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का काम करेगी। और ऑब्वियसली अगर एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर आपका टेंजेंट है तो दूसरा बाइसेक्टर क्या होगा, इससे 90 डिग्री पे होगा। तो अगर ये टेंजेंट है तो दूसरा बाइसेक्टर जो एक्सटर्नल वाला होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली इस P पॉइंट पे नॉर्मल का काम कर रहा होगा, ठीक है। तो पहले तो हमें यही दिखाना है कि ये जो P, मान लिया ये पॉइंट T है ना, ये PT वाली जो लाइन है, ये लाइन आपकी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का काम करती है। तो इलिप्स में कैसे किया था आपने प्रूफ इस बात को, आप ये करते थे कि PS1 और PS2 तो चलिए हमें पता है, ठीक है। और अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है तो बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी होती थी, ठीक है। S2T और S1T का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, PS2 और PS1 के रेशियो के बराबर होगा। तो PS2 अपॉन PS1 इज इक्वल टू S2T अपॉन S1T, यही आपको प्रूफ करना है, ठीक है। PS2 अपॉन PS1 इज इक्वल टू S2T अपॉन S1T, यही आपको प्रूफ करना है। तो आप देखो, ये आपका रहा AE,0, ये रहा ऑब्वियसली आपका माइनस AE,0 है ना। P पॉइंट आपका A sec थीटा B tan थीटा ले लिया, और टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता है, x sec थीटा बाई A माइनस y tan थीटा बाई B इज इक्वल टू 1। तो x sec थीटा बाई A माइनस y tan थीटा बाई B इज इक्वल टू 1। T पॉइंट निकालने के लिए y को 0 रखेंगे, y को 0 रखा तो यहां से x कितना मिल गया, A cos थीटा। तो हियर यू गो विद A cos थीटा, 0। T पॉइंट क्या है, A cos थीटा, 0 है। अब आप यहां पे रख लो S2T S1T का रेशियो अगर आपका इसके रेशियो के बराबर आ गया तो काम बन गया। तो अगर हम देखें S2P कितना आएगा जरा बताओ, S2P आपका आएगा EXP प्लस A होता है ना, EXP, ठीक है। तो EXP मतलब E इंटू A sec थीटा प्लस A, ठीक है भाई। फोकल डिस्टेंसेस मैंने जो याद रखनी थी क्या थी, EXP प्लस A, EXP माइनस A। तो E इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ P प्लस A, और यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, E इंटू A sec थीटा माइनस A। S2T और S1T इसका रेशियो आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको दिख रहा है S1T ये है AE माइनस A cos थीटा, और S2T आपको दिख रहा है A cos थीटा प्लस AE, ठीक है। तो ये दोनों का रेशियो अगर आपका इसके बराबर आ गया, ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया, है ना। तो PS2 अपॉन PS1 आपने निकाल लिया है, S2T अपॉन S1T आप निकाल लीजिए, दोनों आपस में बराबर आएंगे। और इसलिए ये जो लाइन है, मतलब जो टेंजेंट है, वो एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही थी। और ये हमने ऑलरेडी कहा कि टेंजेंट से 90 डिग्री पे क्या होता है, नॉर्मल, और वही दूसरे एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा। तो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों क्या हो गए, एंगल बाइसेक्टर्स हो गए। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो आपने इलिप्स के लिए पढ़ी थी वो वैलिड है यहाँ पे हाइपरबोला के लिए भी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट से रिलेटेड सवाल डायरेक्टली जेईई में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका इलिप्स और हाइपरबोला कॉनफोकल है, फिर से कॉनफोकल का मतलब है कि दोनों के फोकस सेम है, ठीक है। जो फोकस आपका हाइपरबोला का है वही फोकस आपका फोकाई इनफैक्ट आपका इलिप्स का भी है, ठीक है। तो अगर एक इलिप्स और हाइपरबोला ऐसे हैं जिनके फोकाई सेम है तो हमें कहना है कि वो हमेशा ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करेंगे। ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, जहां पे वो कट कर रहे होंगे ना। ऑर्थोगोनल इंटरसेक्शन शायद हो सकता है 11th में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा ना पता हो, बट देखिए एंगल बिटवीन टू कर्व्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक पॉइंट पे टेंजेंट खींचा,
ठीक है, मतलब ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था दोनों कर्व्स के लिए। C1 के लिए आपने ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट खींचा कर्व 1 के लिए, और इसी तरीके से ये आपका कर्व 2 था, कर्व 2 के इसी पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींचा। तो दोनों टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होगा दैट इज योर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहा जा रहा है, समझिए बात को। ये आपका कर्व 1 है मान लीजिए, ये आपका कर्व 2 है, इनने यहां पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ कर्व 2 पे फोकस करूं तो कर्व 2 के इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या बनेगी, कुछ इस तरीके की आएगी, हो सकता है, ठीक है। और कर्व 1 के लिए इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट देखूं तो कुछ इस तरीके की आएगी। तो ये जो दोनों टेंजेंट्स बनी है उनके बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंड दिस टाइम वी वांट दिस इंटरसेक्शन एंगल एज 90 डिग्री, ठीक है बात। तो ऐसा है कि भाई अगर अपन देखते हैं, ये रहा आपका, मतलब अगर आपको ये चीज क्लियर है तो आपको सीधी सीधी बात समझ में आ जाएगी आसानी से। ये आपका मान लीजिए इलिप्स था, ये आपका हाइपरबोला था, ठीक है। दोनों के फोकाई आपके सेम थे, दोनों का फोकाई सेम था। तो अभी हमने ये चीज ये बाइसेक्टर वगैरह की बात करी ना, कि ये जो लाइन होगी वो टेंजेंट का काम करेगी, ठीक है। तो ये टेंजेंट का काम किसके लिए करेगी, हाइपरबोला के लिए। और आपने ये पढ़ा था कि इलिप्स के लिए यही क्या था, नॉर्मल का काम करता था। ये फोकल रेडियाई का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या होता था, नॉर्मल होता था ना। तो जो चीज इलिप्स के लिए नॉर्मल का काम करती थी वही चीज हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का काम करती है। बात समझ में आ रही है, जो चीज इलिप्स के लिए नॉर्मल का काम करती थी वही लाइन PT आपका हाइपरबोला के लिए टेंजेंट का काम करती है। बात समझ में आई। तो आप खुद सोचो कि अगर ये इलिप्स का नॉर्मल है तो इलिप्स का टेंजेंट कैसा होगा, इससे 90 डिग्री पे होगा कि नहीं होगा। तो इस P पॉइंट पे जो इलिप्स ने टेंजेंट दिया वो इस PT लाइन से कितने एंगल पे था, 90 डिग्री पे था। और इसलिए दोनों के बीच का एंगल कितना आया, 90 डिग्री। मतलब यहां से आपका डायरेक्टली प्रूव हो गया कि ये दोनों ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, टेंजेंट नॉर्मल की तरीके से काम कर रहेगी इलिप्स के लिए, ठीक है। जो हाइपरबोला की टेंजेंट है दैट विल वर्क एज नॉर्मल। तो उसी पॉइंट पे अगर मैं इलिप्स पे टेंजेंट खींचूं तो वो क्या आएगा, 90 डिग्री पे आएगा। तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ये ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली IIT में सवाल आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट फिर से आपके पास एक इलिप्स वाली प्रॉपर्टी रिपीट होकर हाइपरबोला में प्रेजेंट है। क्या है, फोकाई ऑफ हाइपरबोला। बना लेते हैं एक बार, समझाते जाते हैं आपको। फोकाई ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। ये रहा फोकाई, है ना। हाइपरबोला एंड पॉइंट्स PQ इन विच एनी टेंजेंट टू हाइपरबोला इंटरसेक्ट्स टेंजेंट एट वर्टाइसेस। तो ये आपका वर्टेक्स है, दिख नहीं रहा है लेकिन है, ठीक है। हाँ, ये रहा आपका टेंजेंट एट वर्टेक्स। एक आपने टेंजेंट खींच दी, ठीक है, टेंजेंट आपने खींच दी, है ना, P पॉइंट पे। तो P पॉइंट नहीं लेते हैं अपन, कुछ ले लेते हैं A पॉइंट पे आपने टेंजेंट खींच दी। फिर कहा कि हाँ, ये टेंजेंट जो है इनको P और Q पे इंटरसेक्ट करती है ना। और कहा जा रहा है कि PQ S1 और S2 आपके कॉन्साइक्लिक है। तो PQ S1 S2 कॉन्साइक्लिक है, ये बात थोड़ी सी फिर भी अच्छी खासी मतलब मेहनत करनी पड़ती है आपको, लेकिन सारा काम उसने आसान कर दिया ये बता के कि PQ उसका डायमीटर होगा। तो अगर PQ आपका डायमीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेमी सर्कल वाला पॉइंट है ना। अगर भाई यही कहा जा रहा है ना कि P से होकर के एक सर्कल जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि PQ S1 पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा अगर ये डायमीटर है तो, और S2 पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा। बस अगर यही दो बात हम प्रूव कर दें तो इसका मतलब ये सर्कल बन गया आपका, ठीक है। तो अपन S1 S2 जो भी है ये A,0, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि स्लोप ऑफ S2P और S2Q, ठीक है, दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं। तो वी हैव टू प्रूव स्लोप ऑफ S2P इंटू S2Q इज इक्वल टू -1। अगर ये चीज आपने प्रूव कर ली तो आपका काम खत्म, सीधा प्रूव हो गया कि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री था। तो P पॉइंट आप निकाल सकते हो क्या, कैसे निकालोगे, आपको ये टेंजेंट की इक्वेशन पता है, x by a sec थीटा माइनस y by b tan थीटा इज इक्वल टू 1। इसने किसको इंटरसेक्ट करके PQ दिया है, ये है x इक्वल टू a, ये है x इक्वल टू -a। x इक्वल टू a के साथ अगर इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x इक्वल टू x इक्वल टू a, ठीक है। क्या आएगा, x की जगह a रख दीजिए, sec थीटा माइनस y by b tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी कुछ,
है ना, कितनी मिलेगी, सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा इंटू बी, ऐसा कुछ, ठीक है, ये मिलेगी। इसी तरीके से -a के साथ देखिए, इंटरसेक्शन विद x इक्वल टू -a, देयर यू विल गेट y इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस सेक थीटा ना, माइनस सेक थीटा -1 और अपॉन tan थीटा इंटू बी, हाँ कि नहीं है, ओके। तो ये आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आपके पास p के कोऑर्डिनेट्स पता है, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है, a कॉमा दिस, और q के कोऑर्डिनेट्स पता है -a कॉमा दिस। तो बस आपको दिखाना क्या है, स्लोप ऑफ S2p इंटू स्लोप ऑफ S2q इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये PQ डायमीटर का काम करता है, और ये सारे पॉइंट्स S1, S2, P1, PQ ये सभी क्या होते हैं, एक सर्कल पे ही लाई करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब आगे का कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हो, मैं वापस से इसको आप कैलकुलेट नहीं कर रहा, स्लोप निकालनी है यार, ठीक है, पॉइंट्स पता है, स्लोप तो निकाल के प्रोडक्ट कर ही सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ये हाइपरबोला का अपना खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें एलिप्स का कोई रोल नहीं था, ठीक। देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन एसिम्प्टोट अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, जो कहा जा रहा है करते जाइए। एसिम्प्टोट के किसी पॉइंट से हमें क्या करना था, एक लाइन ड्रॉ करनी थी परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब कुछ इस तरीके की लाइन खींच दी हमने। फिर कहा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ दिस लाइन बिटवीन पॉइंट एंड कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेमी कॉन्जुगेट एक्सिस। मतलब क्या कहा जा रहा है, ये पॉइंट मान लीजिए P था, इस पे जो हमने लाइन खींची उसने Q और R पे इंटरसेक्ट किया, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि PQ इंटू PR जो है आपका, PQ इंटू PR वो B स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है, ओके। तो देखिए P आपका x बाई ए सेक थीटा माइनस y बाई बी टेन थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, नहीं सॉरी, P इस लाइन पे लाई कर रहा है ना, ठीक है, एसिम्प्टोट पे। अब अगर हम देखें, मान लो मैं Q से ही स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपका a सेक थीटा b टेन थीटा होगा, ये आपका a सेक थीटा सिमेट्रिकली ही आएगा ना, कोई डिफरेंस थोड़ी ना, माइनस b टेन थीटा आएगा, है ना। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, x इज इक्वल टू a सेक थीटा हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, a सेक थीटा, x को a सेक थीटा रखें तो y भी निकल जाएगा, y कितना निकलेगा, b सेक थीटा, ठीक है। तो अब आप देखो कि PQ डिस्टेंस कितनी है, निकाल सकते हो, PQ डिस्टेंस b tan थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, यही होगा। और PR डिस्टेंस अगर निकालें तो देखो b माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यही है ना, माइनस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तो PQ इंटू PR कितना आ गया, b स्क्वायर आ गया, PQ इंटू PR इज इक्वल टू b स्क्वायर, बस यही दिखाना था, ठीक है। तो ये थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा तो नहीं, ठीक है, इसको एज अ क्वेश्चन ही ट्रीट करिए, ठीक। एक और क्वेश्चन ही देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, एक बार इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आप एक बार पढ़ लो। क्या कहा गया कि ये हमारा हाइपरबोला, ठीक है, ये हमारा हाइपरबोला है, और कहा जा रहा है कि इसके किसी पॉइंट P पे हमने टेंजेंट खींच दी, तो P पॉइंट पे हमने ये टेंजेंट मान लीजिए खींच दिया, इसने इंटरसेक्ट किया ट्रांसवर्स एक्सिस को T पे, और PT लेंथ को हमने बोल दिया कि ये PT लेंथ जो है आपकी अल्फा के बराबर है, ठीक है। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई टू नॉर्मल एट P पे हम एक नॉर्मल भी खींच रहे हैं, तो P पे नॉर्मल सपोज ये आ गया आपका, और फिर हमसे कहा जा रहा है कि फोकाई से हम नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, तो ये फोकस है आपके दोनों, यहां से आपने एक नॉर्मल ड्रॉप किया, बीटा लेंथ आ गई, और यहां से आपने एक नॉर्मल ड्रॉप किया, गामा लेंथ आ गई, ठीक है। ये S1 रहा, ये S2 रहा, ठीक है, ओके। तो S1 इसको मैं N1 बोल देता हूं, N2 बोल देता हूं, ये PN1 N2 वाली चीज जो है हमारी नॉर्मल है, ठीक है, पैरामीट्रिक पॉइंट पे। अब जरा देखते हैं इसको, आप पहले खुद से सोचो क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो PN1 और PN2, ठीक है, क्वेश्चन है, याद रखने की जरूरत नहीं है। PN1 और PN2 अगर हम निकालने जाएंगे तो नॉर्मल की इक्वेशन, चलिए ठीक है, आती है अपने को, लेकिन ऑब्वियसली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने जाओ, फिर रखो, ठीक है,
तो थोड़ा सा इसको हम मैनिपुलेट भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए थोड़ा सा इजीनेस बढ़ाने के लिए अपन क्या करें, ये लिख सकते हैं क्या, 2 बाई अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई गामा है, तो दिस थिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस। तो अगर आपके पास अल्फा बाई बीटा निकालना हो तो क्या तरीका है, एक तो तरीका है आप लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालिए, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये जो आपके ट्रायंगल बनेगा है ना, ये ट्रायंगल जो बनेगा आप इसको मान लो Q, ठीक है, तो PQT, ठीक है, और इधर S1QN1, ये दोनों कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स है ना भाई। देखो ये भी तो 90 डिग्री है ना यहाँ पे, तो S1QN1 और PQT ये सब सिमिलर ट्रायंगल्स है, और इसी तरीके से ये बड़ा वाला S2QN2 ये भी आपका सिमिलर ट्रायंगल है। तो अगर मुझे अल्फा बाई बीटा निकालना है तो अल्फा बाई बीटा मैं सिमिलरिटी से क्या बोल सकता हूं कि दिस विल बी TQ अपॉन S1Q, और इसी तरीके से अल्फा बाई गामा क्या बोल सकता हूं मैं, अल्फा बाई गामा कितना होगा, अल्फा बाई गामा, तो अल्फा के लिए आपके पास TQ है और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, S2Q है, ठीक है। आप ये पॉइंट तो निकाल सकते हो, और नॉर्मल की इक्वेशन जो कि आपको पता है तो Q भी निकाल सकते हो। ये पॉइंट क्या आया था, अभी निकाला था हमने, टेंजेंट और y को 0 रख दिया था, तो हमारे पास आ गया था a cos थीटा, 0 है ना। और नॉर्मल के लिए बात करेंगे तो ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसमें y को 0 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहां आएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a cos थीटा, 0 होगा, ठीक है, Q पॉइंट। और बाकी रहे आपके क्या, S1 पता है, S2 पता है, रख दीजिए, ये चीज आपकी निकल करके आ जाएगी। तो अल्फा बाई बीटा प्लस अल्फा बाई गामा ये आप निकाल सकते हो। सिमिलैरिटी यूज कर लोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाने वाली है, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर होता है ना। तो अगर मैं इसको चाहूं तो और सिंप्लीफाई करके भी लिख सकता हूँ, a स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन a cos थीटा, ठीक है, 0 विच इज अगेन ए स्क्वायर सेक थीटा, 0। अब आपको सारे पॉइंट्स पता है, सारे पॉइंट से आप ये डिस्टेंसेस मेजर करके रेशियो का सम निकाल लीजिए, ठीक। एक हम देख लेते हैं और कोनॉर्मल पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार को फॉर सेक ऑफ कंप्लीशन आई विल कवर इट एज वेल, तो एक बार देख लेंगे उसे भी। तो नेक्स्ट है हमारा कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑफ हाइपरबोला। ऑल्दो ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा क्या, ठीक है। तो आप देख लीजिए इसको भी एक बार। आपके पास हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए नॉर्मल की इक्वेशन आती है ax cos थीटा प्लस by cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ठीक। एलिप्स में शायद आपने देखा और नहीं देखा है तो इसी तरीके से आप उसको भी डील करेंगे। आप क्या करो, ठीक है, आप कहोगे कि ये पॉइंट किसी ये लाइन जो है किसी एक्सटर्नल पॉइंट HK से पास करती है ना, ये नॉर्मल है। और अगर मैं एक बार डायग्राम के थ्रू से शो करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आएगा कि ये पॉइंट HK है, इस एक्सटर्नल पॉइंट से मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि इस एक्सटर्नल पॉइंट से कितने नॉर्मल खींचे जा सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले क्या कहा कि मुझे स्लोप फॉर्म तो नहीं पता एक्सटर्नल पॉइंट के लिए, मुझे यहाँ पे स्लोप फॉर्म से नॉर्मली हम कर लेते थे, लेकिन स्लोप फॉर्म मुझे नहीं मालूम है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म में मैंने नॉर्मल की इक्वेशन लिख दी और मैंने कहा कि दिस शुड पास थ्रू h के, ठीक, थ्रू h के। तो अगर ये h k से पास करेगा तो ah cos थीटा प्लस bk cot थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है वो थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। अगर मैं थीटा की बात करूं तो मेरे थीटा कहां से कहां तक आएंगे, ये जो a sec थीटा b tan थीटा की बात करते हैं वो थीटा कहां से कहां तक होंगे, थीटा आपके होंगे 0 से 2 पाई के बीच। और अगर थीटा आपका 0 से लेकर के 2 पाई के बीच है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिकली cos थीटा किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि cos थीटा 0 से 2 पाई के बीच मतलब रिपीट करेगा ना अपनी वैल्यूज को। आप खुद से सोचो कि जो आपका π/6 आएगा वही आपका फिर से आएगा कहीं, ठीक है ना, 0 से 2 पाई के बीच cos π/6 फिर से पॉसिबल होगा, है कि नहीं है। तो cos π/3 फिर से कहीं और आएगा। तो यूनिकली हर एक पॉइंट को हमने डिस्क्राइब करने के लिए क्या किया कि अगर मैं इसका θ/2 बना दूं, इसका θ/2 बना दूं, तो चूंकि मेरा थीटा तो 0 से 2 पाई के बीच है, थीटा मेरा 0 से 2 पाई के बीच है, लेकिन θ/2 मेरा कहां आएगा, ठीक है,
थीटा बाई टू मेरा 0 से पाई के बीच आएगा, और 0 से पाई के बीच अगर मैं tan थीटा बाई टू को याद करूं, ठीक है, तो tan थीटा बाई टू हर एक बार एक यूनिक वैल्यू लेगा। मतलब अगर मैं कहूं कि tan थीटा बाई टू इज इक्वल टू tan अल्फा, मान लीजिए tan अल्फा इज इक्वल टू मैं कहता हूं 3, ठीक है, और इसका सोल्यूशन 0 से पाई के बीच है, ठीक है, तो ऐसा सिर्फ एक ही अल्फा होगा ना। वहीं पे अगर मैं कहता cos अल्फा इज इक्वल टू 1/3, तो 0 से 2 पाई के बीच हम बात कर रहे होते, और उस समय हमारे पास क्या होता, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो 2 सॉल्यूशंस हो जाते ना। लेकिन यूनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हर एक पॉइंट को अलग थीटा से रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया tan थीटा बाई 2 में, ताकि हमारे पास अगर cos अल्फा हमारा जैसे 1/3 था, तो उसके लिए 2 अल्फा मिलेंगे। अब मुझे कोई पता ही नहीं कि भाई कौन से पॉइंट की बात की जा रही थी, 2 पॉइंट्स मेरे लिए पॉसिबल हो गए। लेकिन मुझे अगर कहा जाए कि tan अल्फा इज इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो मुझे पता है कौन से अल्फा की बात की जा रही है, और वो अल्फा यूनिकली मैं जाकर के मार्क कर सकता हूं, ठीक है। तो इसी ऑर्डर के लिए हमने क्या किया कि cos थीटा या cot थीटा दोनों को हमने tan थीटा बाई 2 में बदल लिया। तो AH के साथ आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, और BK के साथ आ गया cot थीटा के लिए अपन क्या लिख देंगे, tan थीटा नीचे, तो हमारे पास 2t आ जाएगा, और ऊपर बन जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करो तो यहां से आपके पास, जहां t क्या है आपका tan थीटा बाई 2 है, ध्यान रहे, है ना, t इज tan थीटा बाई 2, ठीक है। तो थीटा से थीटा बाई 2 लाया, tan लगाया, ताकि हमारे पास एक यूनिक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग यूनिक थीटा मिल पाए, ठीक है। यहां पे एक थीटा मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 ने 2 सॉल्यूशन दे दिए, यहां पे आपको एक ही सॉल्यूशन हर बार मिलेगा, तो इसलिए हमने tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट किया। अब ये बात कई बार रिपीट की जा चुकी है, ठीक है। अब यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने की सोचो तो ये क्या बनाएगा, AH इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t प्लस BK इंटू 1 माइनस t4 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आपके पास ये 4 डिग्री की इक्वेशन आएगी, तो AH माइनस AH टी स्क्वायर इंटू 2t भी था, इसको भी लिख ही लेते हैं 2t, ठीक है, प्लस BK माइनस BK t4 इज इक्वल टू यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 2t प्लस 2t क्यूब, है ना। तो ये आप सिंप्लीफाई कर लो, t4 में एक इक्वेशन आ जाएगी। अब इस t4 की जो इक्वेशन आएगी वहां पे हम सम ऑफ रूट अगर निकालने जाएं, ठीक है, इसके रूट्स होंगे 4 पॉइंट्स, यहां से दिख रहे हैं कि मैक्सिमम 4 पॉइंट्स, 4 रियल tan थीटा बाई 2 या tan थीटा बाई 2 को हमने t माना है, तो 4 रियल t मैक्सिमम एग्जिस्ट कर सकते हैं। और यही हमने कहा था आपको पहले भी कि एट मैक्स 4 रियल पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे, 4 पॉइंट्स पे एट मैक्स नॉर्मल खींचा जा सकता है। अब अगर आप यहां से उसको थोड़ा थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूज करो तो आपको मिलेगा कि अगर आप tan ओवर, ठीक है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 बाई 2 ये निकालने के लिए जाओ, पहले मैं इस बात करता हूं, यहां से थ्योरी ऑफ इक्वेशन को यूज करूंगा मैं, लेकिन मैंने पहले कहा ये वाला एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आपको पता होता है दिस इज S1 माइनस S3, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था ना फॉर्मूला, tan ऑफ A प्लस B प्लस C प्लस D, ऐसा। तो S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 तक बात बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है, ओके, इतनी बात। अब अगर आप देखोगे तो आपका ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है ना, यहां से S1 का मतलब क्या होगा, समेशन ओवर T1, ठीक है, S3 का मतलब क्या होगा, अलग से लिख लेता हूं मैं इधर, समेशन ओवर T1 माइनस S3 का मतलब क्या है, समेशन ओवर T1 T2 T3, ठीक है, नीचे 1 माइनस समेशन ओवर T1 T2 प्लस प्रोडक्ट ओवर T1, यही है ना ये S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S1 S2 प्लस S3 S2 प्लस S4, है ना, ये है आपका। तो अगर आप यहां से इसको सॉल्व करो तो आपके पास T1 T2 मतलब पेयर वाइज प्रोडक्ट यहां से निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकते हो, एंड दिस विल टर्न इनटू 0, ये वाली जो चीज है इसको 0 कर देगी। तो जब ये 0 हुआ तो इसका मतलब क्या था कि आपका पूरा टर्म जो है tan ओवर थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 बाई 2 आपका इन्फिनिटी निकल गया। और इन्फिनिटी निकलने का मतलब क्या है कि ये चीज आपकी कैसी थी,
tan के अंदर वाले एंगल को ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना पड़ेगा, ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन दिस। सो θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4 बाई 2 विल बी इक्वल टू सम ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो इसलिए आपका ये जो समेशन ओवर थीटा आई है दैट विल बी इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये आपको याद रखना है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। सारे जो ये पॉइंट्स आएंगे उनका सम जो है, उनके थीटा का सम जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ठीक है। ये बस एक चीज आपको अलग से ध्यान रखनी थी, और अगर आपको समझ में बात आती है तो ठीक, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हाइपरबोला का अपना चैप्टर खत्म कर लिया। प्रॉपर्टीज आपको एक बार को मैं अभी शो कर दूंगा, ठीक है, स्लाइड के थ्रू, कि आप उस प्रॉपर्टीज़ को एक बार देख लेना, जो इलिप्स वाली हैं फिर से रिपीट होने वाली हैं, उनको एक बार को वापस से आप देख लेना स्लाइड्स के थ्रू। और बाकी हमारा हाइपरबोला चैप्टर यहाँ पे एंड हुआ। प्रॉपर्टीज़ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस हम आज के असाइनमेंट्स में देखेंगे। थैंक यू ऑल।